नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से बायोलॉजी। और इसमें जो दोस्तों हम लोग थियरी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोनों देखेंगे। तो देखिए, थियरी में दोस्तों इसका बहुत थियरी सारगर्भित होता है। और इसमें होता यह है कि जितने भी उस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं सभी आपके सामने मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, taxonomy is a system for naming and organizing things, especially plants and animals into groups that share similar qualities। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, ग्रुपिंग किया जाता है। अब देखिए, कार्ल लिनियस, जिनको कैरोलस भी कहा जाता है, was a Swedish botanist, physician and zoologist who formalized binomial nomenclature, the modern system of naming organism. He is known as father of modern taxonomy। तो कार्ल लिनियस को दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्हीं ने दिया है। सेवरल साइंटिस्ट्स हैव क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, बट एट मॉडर्न टाइम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर इज वाइडली एडाप्टेड इन द वर्ल्ड। विटेकर के द्वारा वाइडली एडाप्टेड इन द वर्ल्ड। He classified the organism into 5 kingdoms, तो which मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो ये दोस्तों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये कार्ल लिनियस ने दिया। और विटेकर जो है दोस्तों ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में विभाजित किए। और इसमें पूछा जाता है कौन कौन से, आपको पूछ देगा कि इसमें कौन नेम दिया गया था, कौन नहीं दिया गया था। तो ये 5 याद रखिएगा। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। अब देखते हैं, जब डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो वहां पर समस्या होने लगती है, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर सिंगल सेल्ड। तो मोनेरा में क्या होता है दोस्तों, मोनो मन एक होता है ना, तो मोनेरा सिंगल सेल्ड होते हैं। मोनो मन एक, वहीं से मोनेरा बना है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सभी जो ऑर्गेनिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, these cells do not have nuclear membrane, The kingdom Monera includes bacteria, cyanobacteria and mycoplasma। क्या क्या होता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। They do not have a specific mode of nutrition. They can be either aerobic or anaerobic. These organisms have rigid cell wall which is made up of peptidoglycan। तो इसकी जो सेल वॉल होती है दोस्तों किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन। सेल ऑर्गेनेल लाइक। तो देखिए, मोनेरा सिंगल सेल्ड हो गया और प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके उदाहरण है दोस्तों कौन कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। सब देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेल ऑर्गेनिज्म लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
माइटोकॉन्ड्रिया आर absent। ये दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं दोस्तों, absent होते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फ्यूजन। इसके द्वारा स्पोर फॉर्मेशन या बाइनरी फ्यूजन द्वारा दोस्तों इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा आर नोन टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। दे आर कंप्लीटली लैक सेल वॉल। दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल। This characteristics makes them naturally resist to many common antibiotics such as penicillin or other beta-lactam antibiotics। क्या कह रहा है, दिस characteristics makes them naturally resistant to many common antibiotics। इसलिए इस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, सच एज penicillin or other beta lactam antibiotics that target the cell wall synthesis। They can survive without oxygen। Most of the mycoplasma are pathogenic in animal and plants। एग्जाम्पल क्या है, यम न्यूमोनिया काजेज टाइपिकल न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। यम न्यूमोनिया काजे टाइपिकल न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, दैट इज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे आर द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स able to produce oxygen। Cyanobacteria are also called blue-green algae, though the term algae in the modern usage is restricted to eukaryotes। तो दोस्तों the term algae in modern use is restricted to eukaryotes। They can be found in almost every terrestrial and aquatic habitat। Cyanobacteria such as Anabaena, a symbiotic of aquatic fern Azolla, can provide rice plantation with बायोफर्टिलाइजर। एनाबेना देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एनाबेना कैन प्रोवाइड राइस प्लांटेशन विथ बायोफर्टिलाइजर। अब देखिए बैक्टीरिया क्या होता है, आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म। जनरली दीज आर अबाउट 2 to 4 micron in the length। They can live within soil, in the ocean and inside the human guts। Within soil, in the ocean and inside the human gut। Human relationship with bacteria is complex। Sometimes they lend a helping hand by curding milk into yogurt, or helping with our digestion। At other times they are destructive, causing diseases like cholera। तो ये कलरा जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, a type of staph bacterial infection that is hard to treat because it cannot be killed by any common antibiotics। ये कॉमन एंटीबायोटिक्स के द्वारा जो दोस्तों इसको
तो देखिए कॉलरा, सिफिलिस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, MRS, ये जो बीमारी है दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होती है। On the basis of nutrition, bacteria have been classified into heterotrophic and autotrophic bacteria. Autotrophic bacteria are of two types, photosynthetic and chemosynthetic. Archaebacteria belong to the domain Archaea and are single-celled organisms that tend to live in extreme environments like hot springs or high salt region. In fact, these organisms boldly grow there, boldly, where other cannot. They have been called extremophiles, which means lover of extremes. समझ रहे हैं ना, lover of extremes. Examples: methanogens are microorganisms that produce methane as a metabolic byproduct in hypoxic condition. They are common in wetland, where they are responsible for marshy gas, and in the digestive tract of animals such as ruminants and human, where they are responsible for methane content of belching, emit wind noise from the stomach through the mouth, emit wind noise from the stomach through the mouth. In ruminant and flatulence, accumulation of gas in alimentary canal in humans. These microorganisms are similar to bacteria in size and simplicity of structure, but radically different in molecular organism. They are now believed to constitute an ancient intermediate group between the bacteria and eukaryotes. They are also called archaea. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राइजोबिया are diazotrophic bacteria that fix nitrogen after becoming established inside the root nodules of legumes. राइजोबिया को आप जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, फिक्सिंग करने वाले होते हैं। राइजोबिया आर डायजोट्रोफिक बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन after becoming established inside the root nodules of legumes. Rhizobia are unique in that way they are the only nitrogen fixing bacteria living in the symbiotic relationship with legumes. Unicellular organisms reproduce generally by asexual means. Asexual modes of reproduction include binary fission, multiple fission, fragmentation, budding. तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो अलैंगिक प्रकार से जनन करते हैं। किस किस प्रकार से? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। तो ये था दोस्तों पूरा किंगडम मोनेरा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, जो विटेकर ने बताया था 5 के बारे में, 5 किंगडम्स। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। दे आर ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर colonial and which form
नो टिश्यू। प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड्स क्रिसोफाइट्स, डायटम्स एंड गोल्डन algae. Dinoflagellates, euglenox, slim molds and protozoa such as amoeba, paramecium, flagella, Celiophora etc. Some protista reproduce sexual using gametes, while other reproduce asexually by binary fission. तो इसमें कुछ जो होते हैं दोस्तों सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोटिस्टा लिव इन वाटर इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स and as parasites and other symbiotic in the bodies of multicellular eukaryotes. Protista are almost certainly polyphyletic and they do not have an exclusive common ancestor. Some protista are significant parasite pathogens of animals. Plasmodium causes malaria in humans. Plasmodium causes malaria in humans and plants. Example, Phytophthora infestans cause late blight in potatoes. ये फाइटोप्थोरा जो होता है दोस्तों, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट काज लेट ब्लाइट in potatoes. Protist pathogens share many metabolic pathway with their eukaryote hosts, which make therapeutic target development extremely difficult. A drug that harms the protist parasite is also likely to harm its host. A drug that harms a protist parasite is also likely to harm its host. तो होस्ट को भी नुकसान पहुंचाती है। तो लेट ब्लाइट जो डिजीज जो होती है दोस्तों पोटैटो से संबंधित है और फाइटोफोरा के कारण होती है, इसको याद रखेंगे। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विटेकर इन अकॉर्डेंस विथ 5 किंगडम, ठीक है ना। तो पहला हो गया मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। उसके बाद हो गया दोस्तों प्रोटिस्टा, ये दोस्तों यूकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ, स्लिम माउल्ड्स, क्राइसोफाइट्स। अब देखिए फंजाई यूकैरियोट्स मोस्टली मल्टी सेल्युलर, तो फंजाई जो होता है मल्टी सेल्युलर होता है। ईस्ट मशरूम ये इसका उदाहरण है। और प्लांटेई क्या होते हैं ऑटोट्रोफिक प्रोड्यूसर, अलगी, ब्रायोफाइटा, टिरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये दोस्तों प्लांट में आते हैं। और एनिमेलिया में कौन कौन से आते हैं, ऑल कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर, वर्टिब्रेट, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ममेलियंस, इनवर्टिब्रेट्स, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथस, निमेटोड, अनेलिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, सिनोडर्मेटा। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, और ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग देखेंगे। फंजाई इज द प्लूरल वर्ड फॉर फंगस, ये सिंगुलर हो गया और फंजाई जो दोस्तों प्लूरल हो गया।
Fungi are eukaryotic organism. The study of fungi is called mycology. FM. Fungi mycology. Fungi lack chlorophyll and vascular bundles. Fungi are heterotrophs. They acquire food by absorbing dissolved molecules, typically by secreting digestive enzymes into their environment. Fungi reproduce both sexually and asexually. Yeasts, molds, mushrooms are examples of fungi. इसको याद रखिए, महत्वपूर्ण है. Yeast belong to the division Ascomycetes of the kingdom fungi. Yeast belongs to the division Ascomycetes of the kingdom fungi. Most yeasts reproduce asexually by mitosis. तो ईस्ट जो कैसे रिप्रोड्यूस करता है दोस्तों, असेक्सुअली बाय मिटोसिस, एंड मेनी डू सो बाय द असिमेट्रिक डिवीजन प्रोसेस नोन एज बडिंग. तो ये दोस्तों ईस्ट दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली, असेक्सुअली जिसको माइटोसिस कहते हैं, और बडिंग. Mold or molds grow in the form of multicellular filament called hyphae. In contrast, yeast adopt a single-celled growth habit. Molds cause biodegradation of natural material. Molds cause biodegradation of natural material, which can be unwanted when it becomes food, spoilage or damage to furniture, etc. Unwanted when it becomes food, spoilage and damage to furniture, etc. Mushroom belong to the division Basidiomycetes of the kingdom fungi. Mushroom belongs to the division Basidiomycetes of the kingdom fungi. They are fleshy, spore-bearing, fruiting body of fungus. Typically produced above group on soil or on its food source. Typically produced above ground on soil or on its food source. Mushrooms are used extensively in cooking. However, many mushroom species, example Amanita phalloides, which is called death mushroom, can be toxic. ये जो होता है दोस्तों जहरीला हो सकता है. मशरूम खाया जाता है, लेकिन अमानिटा फालोइड्स जो होता है दोस्तों, which is called death mushroom, can be toxic. Dimorphic fungi are fungi that can exist in the form of both mold and yeasts. Penicillium marnepi, a human pathogen that grows as a mold at room temperature and as a yeast at human body temperature. Mold at room temperature and yeast at human body temperature. Mycorrhiza is symbiotic association between fungus and plant. ये भी important है, पूछा जाता है. Mycorrhiza is a symbiotic association between FMP. तो माइकोराइजा जो होता है दोस्तों, किसके बीच सिम्बायोटिक रिलेशन होता है? फंगस और प्लांट के बीच में. ए लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट arises from the algae or cyanobacteria living among filaments of multiple fungi species in
म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। किंगडम प्लांटी के बारे में देखेंगे हम लोग। These living organisms are made of eukaryotic cells and are multicellular। प्लांट के बारे में कह रहा है। द सेल हैव ए सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होती है। विच इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। These are autotrophic and synthesized food by photosynthesis due to the presence of क्लोरोप्लास्ट। ये सब आप प्लांट्स के बारे में जानते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन: algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चलिए आगे चलते हैं। पीचर प्लांट, जिसको नेपेंथिस कहते हैं। दिस प्लांट इज एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। दिस प्लांट इज इंसेक्टिओरस, अर्थात ये कीटभक्षी होता है। पीचर प्लांट ग्रोज इन सॉइल विच लैक्स इन नाइट्रोजन। टू मीट द deficiency of nitrogen, pitcher plant traps insects। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जीरोफाइटिक प्लांट्स। A xerophyte is a species of plant that has adaptation to survive in an environment with little liquid water। ये मोस्टली डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। Such as desert or an ice or snow covered region। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स जो दोस्तों, जहाँ पर लिक्विड वाटर नहीं होता है वहाँ पर ये सरवाइव करते हैं। सच एज डिजर्ट्स आर एन आइस आर स्नो कवर्ड रीजन। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइट्स आर कैक्टी, कालोट्रोपिस, एलोई, पाइनएप्पल एंड सम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ये दोस्तों जीरोफाइट्स के अंदर कैक्टी हो गया, केलोट्रोपिस हो गया, एलोई हो गया, पाइनएप्पल हो गया और सम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए प्रोड्यूसर्स किनको कहते हैं। यहाँ पर बताया गया, आप जानते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सार्म्यूर्स। द प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रोफिक, मेक देयर फूड by taking sunlight and using the energy to make sugar The green plants are producers. Consumers have to feed on producers. Consumers have to feed on producers or other consumers. Consumers are heterotrophs। ठीक है ना, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं कंज्यूमर। हर्बियोर्स एनिमल्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बियोर्स एनिमल्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच फीड ऑन हर्बियोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर जो डिपेंड होते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स आर द गार्बेज मैन ऑफ एनिमल किंगडम। दे टेक ऑल द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स and break them down into their nutrients components so that plants can use them to make more foods. These are saprophytic, इनको saprophytic कहते हैं।
दीज आर सैप्रोफाइटिक। अब चलिए हम लोग देख रहे थे एडाप्टेशन ऑफ जीरोफाइट्स इंक्लूड reduced permeability ऑफ एपिडर्मल लेयर। ये जीरोफाइट्स के बारे में बता रहा है, उसके लक्षण बता रहा है कैसे होते हैं। इंक्लूड reduced permeability ऑफ द एपिडर्मल लेयर, स्टोमेटा एंड cuticle to maintain optimal amount of water in the tissue by reducing transpiration. Adaptation of the root system to acquire water from deep underground sources or directly from humid atmosphere and succulents or storage of water in swollen stem stems, leaves or root tissue. Swollen stems, leaves or root tissue. Their leaves are modified into spines. अब देखिए फ्रेटोफाइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फ्रेटोफाइट्स किनको कहते हैं। अब तक तो हम लोग जीरोफाइट्स के बारे में देख रहे थे। फ्रेटोफाइट इज ए डीप रूटेड प्लांट that obtains significant portion of water that it needs from phreatic zones, zone of saturation. Phreatic zones are the capillary fringe above the phreatic zone. The root of such plants are approximately 25 to 30 meters, reaching to अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है ना। तो ये फ्रेटोफाइटिक क्या करते हैं दोस्तों, ये इनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं और ये वहीं से वाटर ये अपना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हाइड्रोफाइट्स किनको कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर रेफर्ड एज एक्वाटिक प्लांट्स आर मैक्रोफाइट्स। These plants require special adaptation for living submerged in water or at water surface. The most common adaptation is irenchyma। तो जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनके पास क्या होता है, आयरेनकाइमा होता है। अब देखिए हेलोफाइट्स। ए हेलोफाइट इज ए साल्ट टॉलरेंट प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर्स एंड सॉइल ऑफ हाई सैलिनिटी, कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ सेलाइन वाटर थ्रू इट्स रूट आर बाय साल्ट स्प्रे, सच एज इन सेलाइन सेमी डिजर्ट्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स, मार्सेज एंड स्लो एंड सी सोर्स। तो ये दोस्तों हेलोफाइट्स कैसे होते हैं, साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। ये जहाँ पर नमक की अधिकता होती है, चाहे वाटर हो या ज़मीन हो, डिजर्ट हो, वहाँ पर निकलते हैं। तो सेलाइन वाटर में, सेलाइन ग्राउंड पर जो दोस्तों जो उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। और हाइड्रोफाइट्स आप जानते हैं कि ये पानी जहाँ होता है, और इनकी एक जो मोस्ट एडाप्टेशन कैरेक्टर है दोस्तों आयरेनकाइमा था। अब देखिए एपीफाइट्स कौन से होते हैं। एपीफाइट इज ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट एंड derives its moisture and nutrients from the air, rain and water in marine environment or from debris accumulated around it. Examples are orchids. अब देखिए एपीफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो किसी पौधे के ऊपर ही माने
जन्म लेते हैं। एपीफाइट्स आर ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट एंड डिराइव इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन एंड वाटर। इसका एपीफाइट्स का उदाहरण कौन सा दोस्तों? आर्किड्स है। अब चलिए आगे चलते हैं। ए फ्लावर समटाइम्स नोन एज ए ब्लूम आर ब्लॉसम, as a bloom or blossom is the reproductive organ found in the flowering plant। ठीक है ना? तो फ्लावरिंग प्लांट में the biological function of flower is to effect reproduction, usually by providing a mechanism for the union of male gametes with female gametes। तो फ्लावर मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। फ्लावर्स में फैसिलिटेट आउट क्रॉसिंग और एलाउ सेल्फिंग, जिंजर, पोटैटो, गार्लिक, सूरन, जमीकंद जिसको कहते हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब एंड कार्न रेस्पेक्टिवली। तो ये बता रहा है कि जिंजर क्या है दोस्तों? राइजोम है। पोटैटो क्या है? ट्यूबर है। गार्लिक क्या है? बल्ब है। और सूरन क्या है दोस्तों? कार्न है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, बिलोंग टू द फैमिली Caneolulaceae, इट्स एडिबल पार्ट इज रूट। तो स्वीट पोटैटो में दोस्तों इसका एडिबल पार्ट क्या होता है? रूट होता है। सुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर आर मॉडिफाइड स्टेम्स। तो ये दोस्तों क्या है? स्टेम्स हैं। इट मीन्स देयर फूड स्टेरोज ऑरेंज आर स्टेम। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। अब देखिए, इन सलजम, सलजम को क्या कहते हैं दोस्तों? टर्निप। इन सलजम, कैरोट एंड स्वीट पोटैटो स्टोरेज ऑर्गन आर द मॉडिफाइड रूट्स। सलजम हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और हाँ, इन तीनों में दोस्तों ये रूट हैं। सलजम जिसको अंग्रेजी में टर्निप कहते हैं, इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखिए, पूछा जाता है यहाँ से। तो सीपीटी, कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो स्टोरेज आर मॉडिफाइड रूट्स। तो देखिए दोस्तों, जो इस तरह से नुकीले, जिनकी जो जमीन के अंदर जिनका नुकीला होता है, जैसे गाजर ऐसे होता है, टर्निप भी होता है, स्वीट पोटैटो भी होता है, तो ये रूट के अंतर्गत आते हैं। पी इज डाइकोटिलेडनस, पी इज डाइकोटिलेडनस एनुअल हर्बेसियस प्लांट। तो टेंड्रिल इज प्रेजेंट टू सपोर्ट द प्लांट, इसमें टेंड्रिल होता है ये। इट बिलोंग्स टू लेगुमिनस फैमिली। तो ये मटर के बारे में कह रहा है। तो मटर में दोस्तों इसकी पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल। शुगर केन, शुगर केन का बोटेनिकल नेम क्या है दोस्तों? सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनेई आर पोआसी।
Generally, stem cutting is used for its vegetative propagation. Stem cutting. It has nodes and internodes. Cloves. अब क्लोव्स के बारे में देखेंगे हम लोग. Cloves are the aromatic flower buds of a tree. Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family Myrtaceae और नेटिव ऑफ इंडोनेशिया एंड कॉमनली यूज्ड एज स्पाइस. तो ये दोस्तों लौंग के बारे में कह रहा है. ये जो क्लोव देख रहे हैं ना, इसको हिंदी में लौंग कहते हैं. ये कहता है फ्लावर्स की बड होती हैं दोस्तों, और ये इसका उत्पत्ति स्थान इंडोनेशिया है दोस्तों. क्लोव्स हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूड इम्प्रूविंग डाइजेशन, फाइटिंग बैक्टीरिया, प्रोटेक्टिंग द लीवर, फाइटिंग लंग कैंसर, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर एंड रिलीविंग टूथ पेन. तो आप देखते हैं कि जब दांत दर्द करता है आपका, तो लौंग का तेल उसमें लगाया जाता है. ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है. अब देखिए सैफरन. सैफरन इज ए स्पाइस डेराइव फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सेटिवस फैमिली इरिडेसेई. द विविड क्रिम्सन स्टिग्मेटा एंड स्टाइल्स called threads are collected and dried to be used mainly as a seasoning and coloring agent in food. Seasoning and coloring agent in food. It has long been world's most costly spice by weight. In saffron, saffronol and picochrosine. Saffronol and picochrosine chemicals are found. ये दोस्तों सैफ्रोनॉल और पिकोक्रोसिन केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं सैफरन में. ओकरा आर लेडीज फिंगर. ओकरा आर लेडीज फिंगर. इट इज ए फ्लावरिंग प्लांट. इट इज वाइल्ड फॉर इट्स एडिबल ग्रीन सीड पोड्स. एडिबल ग्रीन सीड पोड्स. Its pod is known as capsule. Its botanical name is Abelmoschus esculentus. Its botanical name is Abelmoschus esculentus. आप इसको देखेंगे, ये भिंडी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना. अब देखिए टर्मरिक. करकुमा लोंगा इसका ये बोटेनिकल नेम है. ये कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम बताइए. इट इज ए फ्लावरिंग प्लांट ऑफ जिंजर फैमिली. हल्दी जो होता है दोस्तों अदरक के फैमिली का है. जिंजर फैमिली. जिंजिबेरासेई. द मॉडिफाइड शूट stem rhizome is edible part of it. Turmeric contains curcumin, a substance with powerful anti-inflammatory and antioxidant properties. एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. तो हल्दी में ये दोनों गुण पाए जाते हैं. सिरोसिस. दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन मलबेरी, पाइनएप्पल एंड जैकफ्रूट. दीज फ्रूट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम कैटकिन, स्पाइक एंड स्पैडिक्स टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. तो सोरोसिस में किसको रखा जाता है दोस्तों? मलबरी, पाइनएप्पल और जैकफ्रूट को.
अब हम लोग देखेंगे नट। ए नट इज ए फ्रूट कंपोज्ड ऑफ एन इनएडिबल हार्ड सेल, इनएडिबल हार्ड सेल एंड ए सीड विच इज जनरली एडिबल। सीड कैसी होती है इसकी? एडिबल होती है। द फ्रूट्स ऑफ काजू नट एंड ट्रापा, सिंघाड़ा, काजू नट्स एंड ट्रापा जिसको सिंघाड़ा कहते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ नट। द एडिबल पार्ट ऑफ सिंघाड़ा इज सीड। और काजू का भी जो एडिबल पार्ट सीड ही होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए लीच के अंदर किसको किसको रखा गया है। इट इज सोल मेंबर ऑफ जीनस लीच, लीची इन दी सोपबेरी फैमिली, सेपिंडेसेई। फ्लेसी एरिल ऑफ लीच इज द एडिबल पार्ट, फ्लेसी एरिल ऑफ द लीच इज द एडिबल पार्ट। पोम, पोम किसको कहते हैं? ए फ्रूट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लेसी इन लार्ज रिसेप्टेकल, फ्लेसी इन लार्ज रिसेप्टेकल एंड ए टफ कोर कंटेनिंग द सीड। एग्जाम्पल एन एप्पल और पियर। ये पोम की श्रेणी में रखा गया है, एप्पल को और पियर को। पेपो, फ्रूट्स हैविंग ए फ्लेसी मेनी सीडेड इंटीरियर एंड ए हार्ड और फर्म रिंड। द फ्रूट्स ऑफ मेलोन, स्क्वाश, ककुम्बर कॉल्ड पेपो, पेपो। तो मेलोन, स्क्वाश और ककुम्बर को दोस्तों पेपो की श्रेणी में रखा जाता है। और मेनी सीडेड, आप देखते हैं ना आपके खीरा में बहुत सारे बीज होते हैं, तरबूज में भी बीज होते हैं, स्क्वाश में भी बीज होते हैं। तो वही कह रहा है कि फ्रूट्स हैविंग ए फ्लेशी मेनी सीडेड इंटीरियर एंड ए हार्ड आर फर्म रिंड। अब चलिए आगे देखते हैं। क्यूनाइन इज ए मेडिसिन विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया। इट इज derived from the bark of cinchona tree which belongs to the family Rubiaceae. This plant is evergreen shrub or tree. ये कैसा है दोस्तों? एवरग्रीन है, जो हमेशा एवरग्रीन रहता है। अब देखिए आर्टिथर, आर्टिथर में कौन कौन आता है दोस्तों? आर्टिथर इज ए पोटेंट एंटी मलेरिया। यहाँ क्यूनाइन भी मलेरिया के लिए था। आर्टिथर इज ए पोटेंट एंटी मलेरिया ड्रग डेराइव्ड फ्रॉम आर्टेमिसिनिन एसेक्वेटर पेने लैक्टोन आइसोलेटेड फ्रॉम आर्टेमिसिया एनुआ। दिस मेडिसिन इज यूज्ड इन सीवियर मलेरिया। आर्टिथर का सीवियर मलेरिया में प्रयोग किया जाता है। कंडीशन व्हेन अदर मेडिसिन आर अनइफेक्टिव टू कंट्रोल मलेरिया। तो आर्टिथर भी दोस्तों मलेरिया की दवा है, लेकिन जब अदर सभी सिंपल दवाइयों से मलेरिया कंट्रोल ना हो तब इस पर आर्टिथर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन, एटोवाकोन आर सम अदर मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। तो कई बार मलेरिया का आपसे ड्रग पूछ लेगा, तो कौन कौन सी होगा? क्यूनाइन हो गया, आर्टिथर हो गया, क्लोरोक्वीन हो गया, प्राइमाक्वीन हो गया
ऑटोवा कौन हो गया, ये 5 दवाइयों को दोस्तों क्यूनाइन, QUININE, ठीक है ना, क्यूनाइन, तो यहाँ पे यन होगा ना, यन ई, क्यूनाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों आर्टीथर, आर्टीथर, और ये 5 दवा जो दोस्तों मलेरिया में प्रयोग में आती हैं। अब देखिए रेटिंग क्या होता है। रेटिंग इज ए प्रोसेस एम्प्लॉइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर ऑन प्लांट्स to dissolve or rot away much of the cellular tissue and pectins surrounding bast fiber bundles, and so facilitating separation of fibers from the stem of sun, hemp and jute। ये रेटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिससे जूट का निर्माण किया जाता है। क्या कह रहा है कि रेटिंग इज ए प्रोसेस employing the action of microorganism and moisture on plants to dissolve or rot away much of the cellular tissue and pectins surrounding bast fiber bundles, so facilitating separation of fibers from the stem of sun, hemp and jute। अब देखिए काटन के बारे में हम लोग देखते हैं। काटन इज सॉफ्ट, इज ए सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर दैट ग्रोज ऑन ए बोल और प्रोटेक्टिव केस अराउंड द सीड ऑफ काटन प्लांट्स, अराउंड द सीड्स ऑफ काटन प्लांट्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ काटन इज एज फॉलोज। काटन में कितना होता है, सेलुलोज होता है 91%, वाटर होता है 7.8%, प्रोटोप्लाज्म होता है, फैट होता है और मिनरल्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ पपाया इज केरिका पपाया, ठीक है ना, ये पपीते का बोटेनिकल नाम है केरिका पपाया, फैमिली केरिका से ही। एंजाइम पपाइन फाउंड इन पपाया विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पपाया आर येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। यहां से सब फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक ना। पपाया का बोटेनिकल नेम क्या होगा दोस्तों, केरिका पपाया, और एंजाइम्स इसमें पपाइन नामक एंजाइम पाया जाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पपाया आर येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। जैंथोफिल पिगमेंट एंड जैंथोफिल पिगमेंट, कैरोटीन एंड जैंथोफिल पिगमेंट दैट इज केरिके जैंथीन present in the plastid of the fruit pulp। कैरिके जैंथीन present in the plastid of the fruit pulp। Red apple get their red color from एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो जो सेब का रंग लाल कलर का होता है, ये दोस्तों एंथोसाइनिन के कारण होता है। पिगमेंट मीन्स कलर। The pigments found in some other edible part of plants are carotene in carrot, lycopene in tomato, xanthophyll in turmeric। xanthophyll in turmeric, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। xanthophyll in turmeric and बेटानिन इन बेटा उल्गेरिस चुकंदर। बेटानिन इन बेटा उल्गेरिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं सब। और जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, और इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों।
ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स। ओपियम क्या है दोस्तों? लेटेक्स है। obtained from the opium poppy somniferum. Approximately 20% of the opium latex is made up of analgesic alkaloid morphine, which is processed chemically to produce heroin. तो ओपियम का हेरोइन के रूप में हेरोइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंड अदर सिंथेटिक ओपियोइड्स फॉर मेडिकल यूज एंड फॉर इलीगल ड्रग ट्रेड। द लेटेक्स also contains the closely related opiates codeine and thebaine and non-analgesic alkaloid such as papaverine and noscapine. The morphine is obtained from the unripe fruits of the plant. तो मार्फिन जो होती है दोस्तों बिना पके हुए फल से प्राप्त की जाती है। The morphine is obtained from unripe fruits of the plant. तो अफीम का जो दोस्तों बहुत बड़ा उत्पादक अफगानिस्तान है, जो अभी तालिबान के कब्जे में आ गया है और देखा गया है कि तालिबानियों के आय का मुख्य स्रोत अफीम था। द डिस्टिंक्टिव स्मेल ऑफ गार्लिक एंड ओनियन। लहसुन और प्याज में जो स्मेल आती है ई डी टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स। तो लहसुन और प्याज से जो गंध आती है दोस्तों वो सल्फर के कारण होती है। Some compounds in onions, garlic or both can be responsible for bad breath and even body odor. These include allicin. When the inside of a garlic bulb are exposed to air, a substance called allicin turns into allicin, which then changes into several sulfur containing compounds that gives garlic its smell. तो सल्फर के कारण दोस्तों लहसुन और प्याज में स्मेल आती है। एलिल मेथिल सल्फाइड। This compound is released from both garlic and onion when they are cut. Once eaten, the substance is absorbed into blood stream and emitted through the lungs and skin pores. तो ये दोस्तों देखिए जो लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं उनके शरीर से भी बदबू आती है थोड़ी सी, तो वही कह रहा है कि एलिल मेथिल सल्फाइड। तो ये दोस्तों क्या होता है, जा करके लहसुन और प्याज के साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में जुड़ जाते हैं एंड एमिटेड थ्रू लंग्स, फेफड़ों के माध्यम से, और स्किन पोर्स। सिस्टीन सल्फोक्सिड। दिस सल्फ्यूरिक कंपाउंड इन गार्लिक एंड ओनियंस causes an unpleasant odor on the breath almost immediately after the vegetables are eaten. तो जब आप सब्जियों को खा लेते हैं तब ऐसा सिस्टीन सल्फोक्सिड के कारण ही गंध आती है। Garlic and onions add flavor to meals and can provide health benefits. Unfortunately, both can also cause bad breath, known as हेलिटोसिस, स्पेशली व्हेन ईटन रॉ। जब कच्चा प्याज और लहसुन आप खाएंगे दोस्तों तो आपको दुर्गंध आती है। सल्फेनिक एसिड फाउंड इन ओनियन इरिटेट लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूसेस टीयर इन आई। तो सल्फेनिक एसिड फाउंड इन ओनियन, आप देखते हैं कि लहसुन को नहीं जबकि
प्याज को जब छीला जाता है दोस्तों, क्या होती है, आंख से पानी निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। सल्फेनिक एसिड फाउंड इन ओनियन इरिटेट्स लाइक्रिमल ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूस टीयर इन आइज। इसी कारण से दोस्तों सल्फेनिक एसिड के कारण आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कैप्साइसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प टेस्ट इन चिली पेपर। तो जो मिर्च में तीखापन होता है दोस्तों, वो कैप्सिन के कारण होता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज C18H27NO3। When it comes in contact with skin or mucous membrane, it produces a burning sensation। ठीक है ना, burning sensation। The amount of capsaicin in a specific species of pepper is measured using the Scoville scale। तो स्कोविल स्केल के माध्यम से आप नाप सकते हैं कि कौन सा मिर्च जो है ज्यादा तीखा है, स्कोविल स्केल। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा दोस्तों, इन बॉटनी ए बर्ड इज एन अनडेवलप्ड आर एम्ब्रियोटिक शूट। जो जमीन के अंदर होता है उसको रूट कहते हैं, जमीन से ऊपर सभी भाग को शूट कहते हैं। नॉर्मली आकर्स इन एक्सिल ऑफ ए लीफ एंड स्टेम आर एट द टिप ऑफ स्टेम। वंस फॉर्म्ड ए बर्ड में रिमेन फॉर सम टाइम इन डॉर्मेंट कंडीशन आर इट में फॉर्म शूट इमीडिएटली। द टर्म बर्ड इज ऑल्सो यूज्ड इन जूलॉजी where it refers to an outgrowth from the body which can develop into a new individual। तो इसी बर्ड टर्म का जो है आप जानते हैं कि जूलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे बर्डिंग होता है ना यूनिसेल्युलर में। अब देखिए, कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक विच बॉटेनिकल नेम इज क्यूरकस सुबर। इट्स नेटिव लैंड इज मेडिटेरेनियन रीजन। तो कार्क जो होता है दोस्तों, ओक के ट्री से प्राप्त किया जाता है। और ओक का बोटेनिकल नेम क्या है, क्यूरकस सुबर। और ये कहाँ से, मेडिटेरेनियन रीजन इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, किंगडम एनिमेलिया जो लास्ट किंगडम था उसको अब हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग किंगडम एनिमेलिया देखते हैं, धीरे धीरे आइए देखते हैं इसको। एनिमेलिया किंगडम इंक्लूड्स ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। दे आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। With few exceptions, animals consume organic material, breathe oxygen, are able to move and can reproduce sexually। कुछ अपवाद के कारण, ठीक, कुछ अपवाद को छोड़कर, with few exceptions। चलिए आगे चलते हैं। Over 1.5 million living animal species have been described, of which around 1 million are insects, but it has been estimated there are over 7 million animal species in total। तो living animals have been described, living और मिलियन एनिमल स्पीसीज इन टोटल। अब देखिए यहां से क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है ये। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम।
ये पूछता है इट इंक्लूड्स स्पीसीज इन ऑल हैबिटेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। क्रैब्स बिलोंग टू द क्लास मालाकोस्ट्राका। क्रैब्स बिलोंग टू द क्लास मालाकोस्ट्राका। देखिए जो ये हाईलाइटेड किया वो पूछता है, ठीक है ना। क्रैब्स मैंने केकड़ा बिलोंग टू द क्लास मालाकोस्ट्राका, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम के बाद क्लास आता है, ठीक है ना, मालाकोस्ट्राका। अब चलिए आगे चलिए। क्लास एराक्निडा फाइलम आर्थ्रोपोडा आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू बॉडी रीजन, ए सेफालोथोराक्स एंड एन एब्डोमेन। तो एराक्निड का जो दोस्तों बॉडी दो भागों में बटी रहती है, जिसको कहते हैं सेफालोथोराक्स एंड एन एब्डोमेन। दे आल्सो हैव 6 पेयर ऑफ अपेंडेज, 6 पेयर ऑफ अपेंडेज, 4 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ माउथ पार्ट अपेंडेज। 4 pair of legs, 2 pair of mouth part appendage. The first pair of mouth part appendage is called Silensera and second pair is called Pedipalpus. Pedipalpus. Examples इसके क्या हैं? स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी। तो ये है दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हैं। टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू दी ऑर्डर अरानिया। टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू दी ऑर्डर अरानिया ऑफ क्लास एराक्निडा। Their appendage are jointed. Body is bisymmetrical and triploblastic. Class Insecta, phylum Arthropoda, encompasses all insects. Insects have 3 main body segments. देखिए इंसेक्ट किसको कहते हैं? Insects have 3 main body segments: the head, thorax and abdomen. They have 3 pair of legs. ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना। इंसेक्ट्स में जो होता है दोस्तों 3 pair of legs होता है, pair of leg। और उनकी बॉडी जो है 3 भागों में विभाजित होती है, याद रख लीजिए इसको। ये पूछता है हेड, थोराक्स, एब्डोमेन। अब देखिए ग्लो वर्म, एराक्नोकैम्पा लुमिनोसा। यहाँ पर ये थोड़ा सा ढक गया है इसलिए हम इसको लुमिनोसा। इज फेमस फॉर हैविंग ब्लू ग्रीन लाइट ऑन द एंड ऑफ इट्स टेल, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन लाइट ऑन एंड ऑफ इट्स टेल। बोथ एडल्ट एंड लार्वा प्रोड्यूस इन इट्स प्रोसेस कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। ग्लो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम लूसीफेरेज। ये देखते हैं कि कुछ कीट जो है रात को चमकते हैं, ठीक है ना। वो किस कारण से होते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके जो इंड होता है, इंड ऑफ इट्स टेल, जो उसकी टेल होती है उसके लास्ट में हैविंग ब्लू ग्रीन लाइट ऑन इट्स इंड ऑफ टेल, बोथ एडल्ट्स एंड लार्वा प्रोड्यूस इट इन ए
process called bioluminescence. The glow is due to the presence of an enzyme. एक एंजाइम होता है लूसीफेरेज, लूसीफेरेज के कारण वो चमकते हैं दोस्तों। द फीमेल मॉस्किटो, ऑल माउथ पार्ट्स आर इलांगेटेड। इसका मुंह वाला पार्ट जो होता है दोस्तों लंबाई में निकला रहता है। द लेबियम इनक्लोजेज ऑल अदर माउथ पार्ट्स लाइक ए शीथ। द लेबियम इनक्लोजेज ऑल अदर माउथ पार्ट्स लाइक ए शीथ। द लैब्रम, लेबियम और लैब्रम forms the main feeding tube through which blood is sucked. Paired mandible and maxillae are present. Together form the stylet, which is used to pierce an animal's skin. Thus the female mouth part are adapted to suck and pierce. इस प्रकार से महिला जो मादा मच्छर जो होता है दोस्तों उसका माने आगे का माउथ इस प्रकार से बना रहता है कि वो डंक मार सकती है और क्या कर सकती है, आपके खून को पी सकती है। मेल मॉस्किटो माउथ इज एडेप्टेड टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। और मेल जो होता है क्या दोस्तों, फूलों से रस चूसता है। मेल मॉस्किटो माउथ इज एडेप्टेड टू सक द नेक्टर। वो क्या फूलों से लेते हैं दोस्तों, नेक्टर लेते हैं, नेक्टर ऑफ द फ्लावर। आगे चलते हैं। Trachea is the respiratory organ and Malpighian tubules are excretory and osmoregulatory organs of the insect। ये देखिए क्या कह रहा है। ट्राइकिया जो होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी होता है ऑर्गन्स एंड मल्पिगियन कह लीजिए, मल्पिजियन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट। तो ट्राइकिया के द्वारा इंसेक्ट जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और मल्फिजियन के द्वारा क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं दोस्तों, एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब देखिए क्या कह रहा है, एकिडनोडर्म के बारे में बता रहा आपको। एकिडनोडर्म इज द कॉमन नेम गिवन टू एनी मेंबर ऑफ द फाइलम एकिनोडर्मेटा। हार्ड स्पाइनी कवरिंग आर स्किन ऑफ मेरीन एनिमल्स। ये जलीय जीव होते हैं, जंतु होते हैं। एडल्ट्स आर रिकॉग्निजेबल बाय देयर यूजुअली 5 पॉइंट्स रेडियल सिमेट्री एंड इंक्लूड सच वेल नोन एनिमल्स आर स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स, सी ककुम्बर्स, सी लिलीज etc. Echinoderms are second largest grouping of deuterostomes after chordata. Second largest grouping of deuterostomes after chordata. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Echinoderms are generally oviparous, but some of them are viviparous.
ओविपेरस और विविपेरस अभी आप समझेंगे क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। एकिनोडर्म्स आर जनरली ओविपेरस एंड सम ऑफ देम आर विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस में अंतर है दोस्तों। ओविपेरस में अंडा दे करके बच्चे देते हैं, जैसे मुर्गी होगी, पहले अंडा देती है फिर उसको से करके बच्चे आते हैं। और मनुष्य हो गया, मनुष्य जो होगा दोस्तों सीधे बच्चे को जन्म देता है, तो ये विविपेरस में आता है। ऑक्टोपस इज ए सॉफ्ट बॉडीड 8 आर्म्ड mollusk of the phylum mollusk class cephalopoda. It is also known as devil fish. तो ऑक्टोपस में क्या होता है दोस्तों, 8 आर्म्ड मोलस्क, इसमें 8 भुजाएं होती हैं। जायंट स्क्विड्स, आर्कीट्यूथिस डक्स एंड कोलोसल स्क्विड are the largest invertebrates, are the largest invertebrates आगे क्या कह रहा है दोस्तों, the length of colossal squid is less but weight is more than giant squid. तो the length of colossal squid is less but weight is more than giant squids. अब देखिए होम्योथर्मिक और हेट्रोथर्मिक हम देखेंगे, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। होम्योथर्मिक आर वार्म ब्लडेड एनिमल, होमो माने समान होता है, स्पेसीज मेंटेन ए स्टेबल बॉडी टेम्परेचर by regulating metabolic process. The only known living homeothermic therms are birds and mammals. The only known living homeotherms are birds and mammals. Their body temperature remains the same when it's cold or hot outside. ठीक है ना, तो जैसे मनुष्य हो गया और पक्षी हो गए, इनके शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है, चाहे ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो। और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये अलग अलग प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे मनुष्य जो है देखते हैं कि इसके शरीर से गर्मी के दिनों में पसीने निकलते हैं, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हेट्रोथर्मिक आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है दोस्तों कि ये इनका जो बॉडी का टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है। लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आ गए आपके सर्प बाबा, एम्फीबियंस एंड फिश बिकम हाटर एंड कूलर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर आउटसाइड। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन वेदर इट्स कोल्ड और हॉट आउटसाइड, ठीक है ना। तो जैसे सार्प हो गया, मेढक हो गया, मछलियां हो गई, ठीक है ना, सर्प मेढक मछली, एम्फीबियंस के अंतर्गत केवल मेढक नहीं तो और भी आते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश जो है इनके दोस्तों ये कोल्ड ब्लडेड के अंतर्गत आती हैं और इनका बॉडी जो है टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नॉकटर्नल एनिमल्स कैन हंट, मेट आर जनरली एक्टिव आफ्टर डार्क, ठीक है ना। जैसे चमगादड़ आप देखते हैं क्योंकि रात को ही चलती है ज्यादा तरीके से। दे हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल एंड स्पेशली एडाप्टेड आई साइट। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉकटर्नल एनिमल्स आर मॉस्किटो, जैसे मच्छर होते हैं, देखिए ये रात को ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बैट, चमगादड़, आउल, उल्लू हो गया और कीवी हो गया, ये जो आप चारों देख रहे हैं, मॉस्किटो, बैट, आउल एंड कीवी, ये नॉकटर्नल है। द आई
ए टाइप ऑफ लेमूर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉकटर्नल प्राइमेट। आय ये जानवर का नाम है, ठीक है ना। आय ए टाइप ऑफ लेमूर इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉकटर्नल प्राइमेट। इट यूजेज echolocation to find its prey, the only primate known to do so। तो क्या करता है दोस्तों, it uses echolocation to find its prey, the only primate known to do so। अब देखिए, some animals name resembles with fish, जो मछलियों के नाम से मिलते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट फिशेज। ये खूब पूछता है यहाँ से प्रश्न। आपको ये लगता है कि फिश हैं, लेकिन इनका बस नाम ही फिश की तरह है, लेकिन ये फिश नहीं है। एग्जाम्पल, जेली फिश, ये सिनेडेरिया है दोस्तों। जेली फिश ये सिनेडेरिया है। स्टार फिश क्या है, इक्नोडर्मेटा है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हैग फिश, डेविल फिश और क्रेप फिश, ये सभी जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये फिश नहीं है। सम ट्रू फिशेज आर फ्लाइंग फिश। अब देखिए, कुछ सत्य में मछली जिनका नाम भी मछली की तरह है और मछली है भी, कौन कौन से है, फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश और डाग फिश। ये इतने महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसमें से किसी एक को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और किसको याद करेंगे, तो देखिए, फ्लाई फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पेडल, गोल्ड, ग्लोब, डाग। फ्लाई, कैट, पाइप, ठीक है ना। फ्लाई, कैट, पाइप, पैडल, गोल्ड, ग्लोब और डाग फिश। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो हैं, ये इनका नाम भी मछली है और मछली है भी, लेकिन बाकी के जो आप देख रहे हैं वो नाम, बस नाम की मछली है, लेकिन मछली नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, स्कोलियोडन इज ऑल्सो नोन एज डाग फिश। इट इज ए कार्टिलेजिनस फिश। तो स्कोलियोडन को दोस्तों डाग फिश कहते हैं और ये कार्टिलेजिनस फिश है, जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सी हार्स हिप्पोकैम्पस इज ए बोनी फिश, ठीक है ना। ये मछली है सी हार्स जो देख रहे हैं, ये कैसा है, ये मछली है बोनी फिश। और स्कोलियोडन जो है दोस्तों, ये कार्टिलेजिनस फिश है। मोस्ट फिश एक्सचेंज गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ यूजिंग गिल्स that are protected under the gill covers on both sides of pharynx, throat। Gills are tissue that are like short threads, protein structures called filaments। तो आप जानते हैं कि मछलियां जो हैं गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं, श्वसन करती हैं। During winter, ice form on top of the water. Beneath the layer of ice, there are layer of water where the temperature is more than 0 degree Celsius. This is why the fishes live। ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि ठंड के दिनों में बहुत ठंडे जगहों पर, बर्फीले जगहों पर क्या होता है दोस्तों, बर्फ जम जाती है ऊपर से, लेकिन नीचे जो पानी जो होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। इसी कारण से मछलियाँ नीचे जिंदा रहती हैं। देखिए इसको क्या फिर से देख लेते हैं। ड्यूरिंग विंटर आइस फॉर्म्स ऑन टॉप ऑफ द वाटर। बीनीथ
द लेयर ऑफ आइस देयर आर लेयर्स ऑफ वाटर वेयर द टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज वाई द फिशेज लिव। अब देखिए एम्फीबियंस के बारे में देखते हैं। एम्फीबियंस क्लास एम्फीबिया आर मेनी मेंबर ऑफ द ग्रुप, एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स, vertebrate animals characterized by their ability to exploit both aquatic and terrestrial habitats। तो ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं। द नेम एम्फीबियन derived फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक टर्म एम्फीबियस विच मीन्स बोथ काइंड्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो एम्फीबियंस कैसे हैं दोस्तों? वर्टिब्रेट हैं और ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं। और एम्फीबियंस का मतलब ही होता है बोथ काइंड्स ऑफ लाइफ। चलिए रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर रेप्टाइल्स आर टेट्रापोड एनिमल्स इन द क्लास रेप्टिलिया कंप्राइजिंग टूडेज टर्टल, आज का जो टर्टल है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, एम्फिसबेनियंस लिजार्ड हो गया एंड देयर एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स, और जो विलुप्त हो गए हैं उनके। ठीक है ना। तो टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, एम्फिसबेनियस, लिजार्ड, ये सब जो रेप्टाइल्स हो गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स। आइए देखते हैं कि पॉइजनस स्नेक्स, जहरीले सांप, और ऐसे सांप जो जहरीले नहीं होते, इनमें क्या अंतर है? मोस्ट स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस बट सम स्नेक्स एज क्रैट, कोबरा एंड वाइपर आर पॉइजनस स्नेक। तो कौन कौन से हो गए? करैत, जिसको आप लोग करैत कहते हैं, कोबरा और वाइपर, ये तीनों जो दोस्तों कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। करैत, कोबरा, वाइपर। फैंग्स आर शार्प, लॉन्ग, hollow or grooved teeth that are connected to a small sac in the snake's head behind its eye। आँख के पीछे इनकी जहर की थैली होती है और वहीं से इनका जो फंक होता है जुड़ा रहता है। These sacs produce a poisonous liquid called venom, जहर। For some snakes with really long fangs, for some snakes with really long fangs, the fangs will fold back into the mouth so they do not bite themselves। कुछ सांपों में दोस्तों वो अपने उसको अंदर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अपने आप को ना काट लें। For some snakes with really long fangs, the fangs will fold back into the mouth so ताकि दे डू नॉट बाइट देमसेल्व्स, अगर वो अपने को काटने तो फिर उनके लिए जहर हो जाएगा। देखिए स्नेक विनोम में कंटेन 20 आर मोर टॉक्सिन्स, 20 या 20 से ज्यादा टॉक्सिन्स उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए द कोबरा एंड करैत विनोम्स आर न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक while the venom of viper is vasculotoxic and hemotoxic। इसका मतलब क्या हो गया? क्या कह रहा है देखिए, कोबरा और करैत का जो जहर होता है दोस्तों वो न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक। तो इसको तो देखकर तो यही लग रहा है कि न्यूरो और कार्डियो ये हार्ट और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और विनोम ऑफ द वाइपर इज वास्कुलोटॉक्सिक एंड हेमोटॉक्सिक। ये जहर मैंने आपको रक्त को ही जहरीला बनाया था वाइपर का। अब देखिए पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स।
जिस तरह से हम लोग की लार की ग्रंथियां होती हैं उसी प्रकार से सर्पों में पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना, उसी के समान ग्लैंड्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। चलिए आगे देखते हैं। बैट्स आर ममल्स ऑफ आर्डर सिरोप्टेरा। आप जानते हैं कि चमगादड़ को दोस्तों स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। बैट्स आर ममल्स ऑफ द आर्डर चिरोप्टेरा विथ दियर 4 limbs एडाप्टेड एज विंग्स। तो चमगादड़ में जो होता है दोस्तों 4 limbs जो होता है ये पंख का काम करता है, ठीक है ना। दे आर द ओनली ममल्स नेचुरली कैपेबल ऑफ ट्रू एंड सस्टेन फ्लाइट। ये चमगादड़ केवल ऐसी एक स्तनधारी है जो उड़ सकती है, और जो इसके पंख जो है दोस्तों वो पंख की श्रेणी में नहीं, वो 4 लिम्ब जो जैसे हम लोग के हाथ हैं उसके हाथ ही उस पंख के रूप में बदल गए हैं। बैट्स आर मोर मैन्यूरेबल देन बर्ड, ठीक है ना। बैट्स आर मोर मैन्यूरेबल देन बर्ड्स flying with their very long spread out digits covered with a thin membrane or patagium। ये क्या कर रहा है, फ्लाइंग विथ देयर वेरी लॉन्ग स्प्रीड आउट डिजिट्स कवर्ड विथ ए थिन मेम्ब्रेन आर पेटाजियम। अब क्या कर रहा है, द स्मॉलेस्ट बैट arguably the smallest extant mammal is Kitti's hog-nosed bat, humblebee bat, which is 29 to 34 millimeter in length and 115 semi across the wings. The largest bats are the flying foxes. The largest स्मॉलेस्ट के बारे में बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट बर्ड थी कीटीज, ठीक है ना, कीटीज हॉग नोज्ड बैट। और लार्जेस्ट बर्ड्स आर फ्लाइंग फॉक्सेज, फ्रूट बैट एंड द जायंट गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स which have a wingspan of 1.7 मीटर। अब आगे देखिए, ब्लू व्हेल इज ए मेराइन ममल। तो आप जानते हैं कि व्हेल को भी ममल के अंतर्गत रखा गया है। मेजरिंग अप टू 33 मीटर इन लेंथ एंड विथ ए मैक्सिमम रिकॉर्डेड वेट ऑफ मोर देन 180 मेट्रिक टन। समझ रहे हैं ना, मेट्रिक टन। It is the largest animal known to have ever existed. Its lifespan is 80 to 90 years। तो ब्लू व्हेल जो होती है दोस्तों सबसे बड़ी व्हेल है जो लंबाई में 33 मीटर तक और भार में जो दोस्तों 180 मीट्रिक टन, जो बहुत होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्पर्म व्हेल पूछता है कि इसमें से कौन सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना, उसी में दे देगा व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, तो उसी तरह से ऊपर नीचे काउंट करते रह जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो। स्पर्म व्हेल इज द लार्जेस्ट ऑफ टूथड व्हेल, इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथड व्हेल्स, मेजरिंग अबाउट 55 माने 55 फीट एंड वेट अबाउट 3500 टन्स। इट इज कार्निवोरस। तो ये कैसी होती है भैया, मछली जो होती है, व्हेल्स जो होती है मांसाहारी होती है।
sperm whale is the largest of the toothed whale। तो ब्लू व्हेल जो सभी मछलियों में सबसे बड़ी है, ठीक है ना। ब्लू व्हेल जो है इट इज द लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव एवर एग्जिस्टेड। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है, लेकिन स्पर्म व्हेल जो होती है दोस्तों, ये जो दांत वाली व्हेल्स होती है उसके अंतर्गत बड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थियरी पोर्शन अब हम लोग का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी लायन, सील, फोका, वालरस एंड डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक ममल्स। तो ये सभी ममल्स हैं दोस्तों। सी लायन, सील, फोका, वालरस, डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक ममल। डॉल्फिन बिलोंग्स टू द ऑर्डर सिटासिया while अदर बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निओरा। डॉल्फिन जो सिटासिया से बिलोंग करती है, और अभी और सब जो है। डॉल्फिन इज वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। डॉल्फिन जो है बहुत बुद्धिमान होती है, इसीलिए भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों डॉल्फिन को घोषित किया गया है। रिवर गंगा डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखिए बता दिया, जो गंगा रिवर में पाई जाती है। इट्स साइंटिफिक नेम इज प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। सी काउ इज ए जायंट हर्बिवोरस एक्वाटिक ममल। सी काउ भी होती है दोस्तों, ये ममल है। सी काउ इज ए जायंट हर्बिवोर एक्वाटिक ममल। एकिडना एंड प्लेटिपर्स आर एग लेइंग ममल। ठीक है ना। एकिडना और प्लेटिपस ये ममल भी हैं और अंडा भी देते हैं। एकिडना एंड प्लेटिपस आर एग लेइंग ममल्स। अब देखिए नीलगाय के बारे में कह रहा है। नीलगाय बोसेलफस ट्रेगो कैमलस इज द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप। इट इज नॉट ए काउ। ठीक है ना। नीलगाय एक काउ नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन वाइल्ड एनिमल्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया ऑफ्टन सीन इन फार्मलैंड और श्रब फॉरेस्ट। तो ये आपके खेतों में और जंगलों में देखी जाती है नीलगाय। चलिए आगे देखते हैं। एप्स सुपर फैमिली होमिनोइडिया आर द टेललेस प्राइमेट ऑफ फैमिलीज हाइलोबेटिडेई एंड होमिनिडेई। तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों? एप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? गिब्सन, स्मॉल एप, ठीक है ना, चिंपांजी, बोनोबोस, ओरांगुटन्स, गोरिल्ला, ह्यूमन बीइंग्स, ग्रेट एप्स। तो होमिनोइड के अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाता है दोस्तों। मानव भी पहले बंदर की तरह ही था। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड जूलॉजिकली एज मेंबर ऑफ ब्रॉडर एप सुपर फैमिली। ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड जूलॉजिकली एज मेंबर ऑफ ब्रॉडर एप सुपर फैमिली। दे आर यूजुअली प्लेस्ड विद इन देयर ओन सब कैटेगरीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर लार्जर ब्रेन साइज, मोर एडवांस्ड cognitive abilities, particularly the ability to speak, cognitive abilities
एबिलिटी टू स्पीक एंड स्ट्राइडिंग टू लेग्ड गैट, स्ट्राइडिंग टू लेग्ड गैट। द कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन cranial cavity is 1200 से 1700 सेमी क्यूब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप देखा जाएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 से देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग चलेंगे MX पावर पॉइंट में, ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चन और आंसर सेपरेटली प्रोवाइड किया सके और आपका चेक किया जाए कि आप कितने सावधानी से पढ़े हैं।